इस बार चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें एसएससी निकालना है। अब कोई किफ़ायत मत बरतना मेरे बेटे, प्लीज़। जी पापा, इस बार मैं सच्ची में और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ये हाल है कुछ भटनागर परिवार का। आज 2 दिन हो गए हैं लड़के का रिज़ल्ट आए। घर में जैसे मातम का माहौल है। बच्चे का रिज़ल्ट आना मातम जैसा ही तो होता है। हाँ, मातम परिवार के आकांक्षाओं का, मातम माँ बाप के हार्डवर्क का, और सबसे बड़ा मातम तो उस बच्चे के सपनों का होता है जो फेल हुआ होता है। लेकिन आयरनी ये है, जो फेल हुआ है उसके सपनों का कुछ नहीं। उसने जो दिन रात एक करके मेहनत की उसका कुछ नहीं। खाना पीना छोड़ के अपने आप को झोंक दिया इस पढ़ाई में, उसका कुछ नहीं। कुछ मायने रखता है तो वो है रिज़ल्ट। आप पास हुए तो आपने पढ़ाई की होगी, अदरवाइज़ किताब खोल के बैठे रहा था कि तू इतने सारे बच्चे पास होते हैं, तू क्यों नहीं पास हो पा रहा। ये सुनने को मिलता है। पास तो बहुत मेहनत की होगी मेरे बच्चे ने, फेल तो कहाँ से आया है तू। पापा ने एक और चांस दिया है मुझे, बहुत बड़ी बात है ये। कमरे में जाता हुआ मैं यही सोच रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो हाल कुछ ऐसा था। बुक शेल्फ पर मेरी किताबें तितर बितर पड़ी थी। स्टडी टेबल पर तो A4 शीट का कब्जा था। ये वर्ल्ड मैप और इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर जो लगे हैं स्टिकर्स, वो मुझे घूर रहे हैं, मानो पूछ रहे हैं ऐसी कैसी पढ़ाई की थी तूने जो इस बार भी रह गया। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे फेलियर का एक और बार एहसास करा रही थी। मैंने बेख्याली में विंडो पर रखे रूबी क्यूब को उठा लिया और उसे सॉल्व करने लगा। कुछ देर क्यूब को इधर उधर घुमाने के बाद जब वो मुझसे नहीं बना तो मैंने उसे टेबल पर पटक दिया और मन ही मन कहने लगा, तू तो ये भी सॉल्व नहीं कर पा रहा। मैं बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा, और इस दुख में मैं कब सोफे पे बैठ गया मुझे नहीं पता। ये एक एग्ज़ाम मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं कब इतना कमज़ोर और असहाय हो गया। मेरी नज़र बुक शेल्फ के ऊपर वाले खाने पे पड़ी। वहाँ मेरे सारे मेडल्स, ट्रॉफीज़ और रिवॉर्ड्स थे। ऐसा लगा जैसे मुझे पूछ रहे हो, हम क्यों हैं तेरे पास, तू डिज़र्व नहीं करता हमें। तू ज़रूर लकी रहा होगा उस वक्त, वरना अगर तू सच्ची में इंटेलिजेंट होता तो ये एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेता। मैंने वहाँ से सर झटक दिया और जिस तरफ किया वहाँ मेरी बचपन की एक फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने पायलट की ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में एरोप्लेन था, पीछे माँ पापा खड़े थे। मेरा ध्यान 10th क्लास के रिज़ल्ट के बाद हुए एक मेमोरी पे जा अटका। तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करा सकते हम, बहुत पैसे लगते हैं कोचिंग में, और बिना आईआईटी के इंजीनियरिंग कैसी होती है, कितने इंजीनियर्स घूमते हैं, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, मुझे तो पायलट बनना है। उसके लिए पीसीएम ज़रूरी है, इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ पापा। माँ आप कुछ कहो ना। जिनके मेरे से कम परसेंटेज आई है वो भी साइंस ले रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं। देखो जी, एक बार देख लो ना, 96% लाना आसान बात तो नहीं है ना। आप एक बार सुन तो लो वो क्या कह रहा है। प्रभा, तुम्हें नहीं पता, पायलट बनना है इसे, उसमें और पैसे लगते हैं, इतने कहाँ से लाऊंगा मैं, सब कुछ जोड़ जाड़ कर भी नहीं कर पाऊंगा। कहकर पापा चेयर पर बैठ गए, थके हारे से। उस बोझ से कंधे शायद झुक गए होंगे कि वो अपने बच्चे का एक सपना भी पूरा नहीं कर पा रहे। कुछ देर रुककर पापा ने फिर कहा, क्या ही दिया है इस कलर की जॉब ने मुझे। मैंने पापा का हाथ थामा और घुटने पे बैठ गया और उन्हें कहने लगा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन आप टेंशन मत लो प्लीज़। मेरी ज़िंदगी का अच्छा फैसला था या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन पापा के कहने पे मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिया था उस वक्त से ही।
इसलिए मैंने आर्ट्स ली। लेकिन एक अंदर जो छोटा सा सपना था वो अभी भी जिंदा था। मैंने पापा के कहने पर और शायद कंडीशन को समझते हुए भी आर्ट्स लेना ही सही समझा। लेकिन पायलट बनने की चाह में मैंने पीसीएम सब्जेक्ट्स भी पढ़े। मैंने 10th और 12th टॉप की और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ओपन से पीसीएम के एग्ज़ाम भी दिए बिना किसी को बताए। लेकिन शायद मेरी डेस्टिनी भी मुझे कुछ और दिखाना चाहती थी, इसलिए शायद ये फेलियर हुआ। क्योंकि जब मैंने पायलट बनने की आगे की प्रोसीजर को एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि पापा सही कह रहे थे। शायद बच्चे निखिल ने पापा की बातों को झूठ माना होगा, जो छुपते छुपाते ये सारे काम किए। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? मैंने पायलट बनने का सपना बुलाना ही ठीक समझा। शायद जब इंसान कुछ ज़्यादा ही दुखी हो या उसे कुछ ना दिखे तो शायद समझौता करना ही उसके लिए आसान हो जाता है। मैंने फिर सारा ध्यान पॉलिटिकल साइंस पे लगा दिया। 3 साल बीते एंड आई टॉप माई यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या ही फ़ायदा हुआ इस टॉप का? आज अपने दोस्तों के सामने एक मजाक का पात्र बन के रह गया हूँ बस। क्योंकि उनकी टॉन्ट भरी बातें उन्हें लगता होगा कि मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। तुम किसी को अगर ये कहोगे तो क्या उसे समझ में नहीं आएगा? हमें तो लगता था कि तू कुछ अच्छा करेगा लाइफ में। कुछ कहते हैं, अरे तेरे तो बायां हाथ का खेल है एग्ज़ाम निकालना, कोई भी तेरी तो लाइफ सेट है। और कुछ तो सीधा सीधा ही मेरे मुंह पे कह देते हैं, अरे ये कॉलेज और स्कूल के टॉपर्स ना ऐसे ही होते हैं, किसने टॉप किया और किसने फेल वो तो लाइफ बताती है। इस एग्ज़ाम ने मुझे सिर्फ और सिर्फ डफर बना दिया है और कुछ नहीं। अपने आप को कोसना मुझे आसान लगने लगा है, क्योंकि दूसरों की बातें सुनते सुनते मैं खुद भी वैसा ही सोचने लगा हूँ। मैं हूँ ही नहीं इस एग्ज़ाम के लिए। मैं कब सोफे पर बैठे से लेटा हो गया और मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता। शाम हुई तो माँ की आवाज़ से नींद खुली, नीचे आजा, नीचे आजा निखिल, खाना बन गया है। कुछ देर में सोफे पे बैठा ही रहा, फिर नीचे उतर के डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पर आ गया। सो क्या था क्या? कितनी देर से आवाज़ लगा रही थी मैं। हाँ, वो आँख लग गई थी। अब ठीक लग रहा है? पूछते हुए मम्मी किचन में चली गई, बिना सुने कि मैं क्या कहने वाला हूँ। मैंने धीरे से कह दिया, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, भाग जाने का मन कर रहा है, प्लीज़। लेकिन शायद कोई नहीं था इसलिए कह दिया। डिनर करके माँ को मैंने कहा, माँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ये कह के मैं भी सीधा ऊपर आ गया बिना सुने कि उन्होंने क्या कहा। शायद जब मन थका हुआ हो तो कुछ कुछ नहीं भाता। मैं थक चुका था, इस हर दिन के मोनोटोनस लाइफ से मैं थक चुका था। सुबह उठो, पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि दिन का सबसे अच्छा वक्त तो सिर्फ 4 बजे ही होता है, उसके बाद तो सारे राहु काल हो जाते हैं। मुझे नहीं उठना था इतनी सुबह सुबह। थक गया हूँ मैं, हर बार वही रिजल्ट देख देख कर। फेलियर बुरा है, ये वर्ड ही मनहूस है। बोझिल मन, आंसुओं से भरी आंखें, मुझे नींद आ गई। देखिए बेटा, उठ जाओ। माँ की उंगलियाँ मेरे बाल के अंदर मेरे सर को सहला रही थीं। सहलाते हुए उनके हाथ मेरे गाल पर आए तो उनकी खुरदरी हथेलियों ने मुझे महसूस करा दिया कि वो कितना काम करती हैं, कितनी मेहनत, दिन भर कंसिस्टेंटली, बिना रुके, बिना किसी रिवॉर्ड के। मैं उठकर बैठ गया और माँ की हथेलियों को अपनी हथेलियों में लेते हुए कुछ देखने लगा
कि कितनी बार सब्जियां काटते हुए उनके अंगूठे पर चाकू के निशान लगे हैं। उनके नाखूनों में लहसुन का शायद कोई कतरा अभी भी रहा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, पता है ना आपको। हाँ, लेकिन आज ये बात क्यों कह रहा है? बस ऐसे ही मन किया तो कह दिया। अच्छा छोड़ ये सब, जल्दी से नीचे आ जा, तेरी मौसी आ रही है और उनकी फैमिली, तो जल्दी से आ जा। मौसी आ रही है? पर क्यों? मेरा मन और परेशान हो गया। ऐसा क्यों बोल रहा है? माँ को शायद मेरी टोन अजीब लगी होगी। नहीं, वो बस अचानक से आपने कहा ना एकदम, इसलिए निकल गया। क्यों? बस मतलब ऐसे ही निकल गया। मैंने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूँ माँ को पता चल गया होगा दैट आई डिडंट लाइक देम टू बी हियर। मुझे नहीं पसंद मौसी और उनके घर वाले, बिल्कुल भी नहीं। आई अंडरस्टैंड, हम सब हिपोक्रेट्स होते हैं, लेकिन मौसी की फैमिली नेक्स्ट लेवल है। मैं नहीं भूल पा रहा जो उन्होंने किया मेरे साथ। कैसे इन्होंने पूरी रिश्तेदारी में मेरी कोचिंग के बारे में बता दिया था। माँ ने कहा था इन्हें कि जब तक मैं पास ना हो जाऊँ किसी को मत बताना, क्योंकि उससे मुझ पर प्रेशर बनेगा और हर दूसरा इंसान मुझसे यही पूछेगा मेरे एग्ज़ाम के बारे में, कैसा हुआ, कितना टफ था। और झूठी उम्मीद होने का नाटक तो सभी कर लेते हैं, मौसी ने भी की थी। प्रभा दीदी, निखिल बस एक बार क्लियर कर ले, मेरे ऋषि और सनी भी इससे गाइड ले लेंगे और उनके करियर ऑप्शन भी अच्छे से चूज़ हो जाएंगे, हमारा भी अच्छा हो जाएगा। कितनी झूठी थी, खुद ही मेरे बारे में सब जगह बता दिया। मैं नहीं मानता इस नज़र वज़र की बातों को, लेकिन जब आप ये फेलियर वर्ड बार बार सुन चुके होते हैं ना, तो हर चीज़ पर विश्वास हो जाता है आपका, क्या भगवान और क्या अंधविश्वास। यार ये क्यों आ रही हैं, नहीं पसंद मुझे ये। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इनसे जाके मिलूं, लेकिन इस शब्द से ना मुझे इंतहाई नफ़रत है, बहुत चिढ़ है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबसी का एहसास दिलाती है मुझे। नमस्ते मौसी, पाँव छूते हुए मैंने कहा। जीते रहो मेरे बच्चे। जीता रहूं? आप आ गए, अब तो जीना मेरा हराम ही हो गया, मेरे मन के किसी कोने ने कहा। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा, निखिल की मौसी अपने परिवार वालों, अपने बच्चों के साथ में निखिल के पास आ पहुंची उसका रिज़ल्ट पूछने, रिज़ल्ट के 2 दिन बाद। तो अब देखना है निखिल की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो बने रहिए हमारे साथ।